इशरत कतरा है दरिया में फ़ना हो जाना। इशरत कतरा है दरिया में फ़ना हो जाना। दर्द का हद से गुज़रना है दबा हो जाना। ये दीवाने गालिब की गज़ल नंबर 48 है। आइए इसको पढ़ते हैं, फिर इसके शेरों को समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले शेर में कहते हैं कि इशरत कतरा है दरिया में फ़ना हो जाना। दर्द का हद से गुज़रना है दबा हो जाना। तुझसे किस्मत में मेरी सूरत कुफले अबजद। तुझसे किस्मत में मेरी सूरत कुफले अबजद। था लिखा बात के बनते ही जुदा हो जाना। दिल हुआ कश्मकशे चाराए ज़हमत में तमाम। दिल हुआ कश्मकशे चाराए ज़हमत में तमाम। मिट गया घिसने में इस उकदे का वाह हो जाना। अब जफ़ा से भी हैं महरूम हम अल्लाह अल्लाह। अब जफ़ा से भी हैं महरूम हम अल्लाह अल्लाह। इस कदर दुश्मने अरबाब वफ़ा हो जाना। ज़ौफ़ से गिरिया मुबद्दल बदमे सर्द हुआ। ज़ौफ़ से गिरिया मुबद्दल बदमे सर्द हुआ। बावर आया हमें पानी का हवा हो जाना। दिल से मिटना तेरी अंगुश्ते हिनाई का ख़याल। दिल से मिटना तेरी अंगुश्ते हिनाई का ख़याल। हो गया गोश्त से नाखून का जुदा हो जाना। है मुझे अब्रे बहारी का बरस कर खुलना। है मुझे अब्रे बहारी का बरस कर खुलना। रोते रोते गमे फ़ुरक़त में फ़ना हो जाना। गर नहीं निखते गुल को तेरे कूचे की हवस। गर नहीं निखते गुल को तेरे कूचे की हवस। क्यों है गर्दे रहे जौलाए सबा हो जाना। बख्शे है जलवाए गुल ज़ौक़े तमाशा गालिब। बख्शे है जलवाए गुल ज़ौक़े तमाशा गालिब। चश्म को चाहिए हर रंग में वाह हो जाना। ताकि तुझ पर खुले एजाज़ हवाए सैकल। ताकि तुझ पर खुले एजाज़ हवाए सैकल। देख पर साथ में सब्ज़ आईने का हो जाना। तो पहला शेर देखते हैं कि इशरत कतरा है दरिया में फ़ना हो जाना। दर्द का हद से गुज़रना है दवा हो जाना। तो ये देखने में सिंपल सा शेर है, लेकिन इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। इशरत का मतलब होता है जॉय और प्लेजर, इन्जॉयमेंट। इशरत कतरा मीन्स जॉय ऑफ ए ड्रॉप ऑफ वाटर। दरिया मीन्स सी और ओशन। और बाकी लफ्ज़ तो आसान हैं। फ़ना का मतलब है टू बिकम एक्सटिंक्ट, टू पास अवे, टू बिकम ओब्लिटरेटेड। तो पहली लाइन कहती है कि इशरत कतरा है दरिया में फ़ना हो जाना, कि जो एक पानी का कतरा है, द जॉय ऑफ ए ड्रॉप ऑफ वाटर इज़ टू बिकम ओब्लिटरेटेड इन द सी। वो उसकी डेस्टिनी है, वो उसकी हैप्पी एंडिंग है। एक कतरे की डेस्टिनी, उसकी खुशी इसी में है कि वो दरिया में फ़ना हो जाए। और दूसरी लाइन कहती है दर्द का हद से गुज़रना है दवा हो जाना। When pain passes beyond a limit, it becomes a medicine. Yeah, or the pains passing beyond a limit is to become a medicine. तो इफ़ेक्टिवली वो कहने की कोशिश ये कर रहे हैं कि जब किसी आशिक का या किसी इंसान का दर्द हद से गुज़र जाता है, तो वो दर्द खुद अपनी दवा बन जाता है। और वो दर्द अपनी दवा बनना, उसकी इम्प्लिकेशन क्या है? मोस्ट लाइकली इम्प्लिकेशन ये है कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, यू डाई। या तो दैट इज़ हाउ यू अटेन फ्रीडम फ्रॉम दिस इमेंस पेन एंड सफरिंग। इसकी कोई डिवाइन ओब्लिटरेशन की बात भी यहाँ पे हो सकती है कि आपका दर्द जब हद से गुज़र गया, सो यू एक्सपीरियंस सम काइंड ऑफ डिवाइन रेवलेशन और डिवाइन ओब्लिटरेशन। तो इफ़ेक्टिवली आप you go through some sort of a divine death where you get some sort of a revelation and you don't feel pain and suffering anymore. पर सीधा साधा मतलब ये है कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, आप मर गए, दर्द इस कदर हद से गुज़र गया कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। That's how you are relieved of your misery. That's how nature puts you out of your misery of pain and suffering. तो अब इन दो लाइनों के बीच में कनेक्शन क्या है वो समझना थोड़ा मुश्किल है। आई थिंक दोनों लाइनें जो है दे कैन स्टैंड इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। उनको आप इंडिपेंडेंटली कोट भी कर सकते हो। लेकिन पहली लाइन में उन्होंने एक पानी के कतरे की ज़िंदगी की बात की है। उसकी अल्टीमेट डेस्टिनी ये है कि वो अपनी शॉर्ट ट्रांजिटरी मोमेंटरी लाइफ को अबैंडन करके समंदर में मर्ज कर जाए। या तो उसका जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है वो शॉर्ट लिव्ड है। उसके अंदर उसको खुशी नहीं मिलती। उसको खुशी तभी मिलती है
जब उसकी होम कमिंग होती है, जब वो जाके अपने दरिया में अपने सोर्स में मिल जाता है। दूसरी लाइन में आशिक की ज़िंदगी डिस्क्राइब की गई है, तो आशिक की ज़िंदगी का दर्द डिस्क्राइब किया गया है। वो दर्द में ही पैदा होता है, सारी ज़िंदगी दर्द झेलता है, फिर उसका दर्द एक ऐसी लिमिट तक पहुंच जाता है या लिमिट को क्रॉस कर जाता है कि फिर वो मर जाता है। एंड दैट्स हाउ ही इज़ पुट आउट ऑफ हिज मिजरी, लाइक द ओब्लिटरेशन ऑफ पेन इज़ डेथ। अब पहली लाइन और दूसरी लाइन के अंदर कनेक्शन मोस्ट लाइकली ये है कि शायद कॉन्ट्रास्ट शो करने की कोशिश की गई है कि जो कतरा है उसकी ज़िंदगी तो सिंपल है, शॉर्ट लिव्ड है, वो फना हो जाता है समंदर में जाके, दैट्स इट्स डेस्टिनी। लेकिन आशिक की ज़िंदगी जो है वो बहुत ही मुश्किल ज़िंदगी है, और उसके दुख का अंत मौत में ही होता है। सो आई थिंक द पर्पज़ हेयर इज़ टू शो द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द टू। और आई थिंक एक और पर्पज़ इसका ये हो सकता है, उन्होंने फ़ना का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, ऑब्लिटरेशन, तो शायद द होल पॉइंट इज़ टू टॉक अबाउट ऑब्लिटरेशन इन दिस केस। इन द केस ऑफ ए ड्रॉप ऑफ वाटर, ऑब्लिटरेशन is merging with its ultimate source and abandoning its individual existence. For a lover or for a human being, the obliteration could be physical death, or it could be merging with the divine reality, and that's how you find joy, or you get freedom from your pain and suffering in life. तो इसको फिर से पढ़ देते हैं कि इशरत कतरा है दरिया में फ़ना हो जाना, दर्द का हद से गुज़रना है दवा हो जाना। इसकी जो दूसरी लाइन है मुझे बहुत ही खूबसूरत लगती है। अच्छा, तो अगला शेर देखें कि तुझसे किस्मत में मेरी सूरत कुफले अबजद, था लिखा बात के बनते ही जुदा हो जाना। बहुत ही खूबसूरत मेटाफर और इमेजरी यहाँ यूज़ की गई है। कुफले अबजद का मतलब है कम्बिनेशन लॉक, जो एक ताला होता है जिसके नंबर्स का कम्बिनेशन आपने सही ढंग से अरेंज कर दिया तो वो खुल जाता है, या तो वो कहते हैं कि तुझसे किस्मत में मेरी सूरत कुफले अबजद, लाइक विद यू माई डेस्टिनी वॉज लाइक एन एस्पेक्ट ऑफ द कम्बिनेशन लॉक, राइट, कि तेरे से रिलेटेड मेरी जो किस्मत है वो उस कम्बिनेशन लॉक के जैसी है। तो जैसे कि उसका राइट कम्बिनेशन मिल जाए, सो टेक्निकली इट्स ए सक्सेसफुल टास्क, लाइक यू हैव कंप्लीटेड द टास्क सक्सेसफुली, लेकिन एंड रिजल्ट ये है कि ताला खुल जाता है, उसके दो पार्ट्स अलग जाते हैं। इस केस के अंदर वो कह रहे हैं कि मेरी किस्मत में ये लिखा था कि जैसे ही हमारे दिल मिलें किस्मत हमें जुदा कर देगी, राइट। तो वही हुआ कि व्हेन आवर हार्ट्स मेट, व्हेन वी फेल इन लव, आवर डेस्टिनी सेपरेटेड अस। सो बेसिकली द सक्सेसफुल अकम्पलिशमेंट ऑफ ए टास्क लेड टू माई रूइन, उसने मुझे बर्बाद कर दिया है। तो जैसे कि आप सक्सेसफुली ताले का कम्बिनेशन मिलाते हैं तो ताले के दो पार्ट्स अलग हो जाते हैं। जब हमारे दिल मिले किस्मत ने हमको जुदा कर दिया, था लिखा बात के बनते ही जुदा हो जाना। तुझसे किस्मत में मेरी सूरत कुफले अबजद, था लिखा बात के बनते ही जुदा हो जाना। जैसे हमारी बात बनी, जैसे हमारे दिल मिले, हमारी किस्मत में लिखा था और हम जुदा हो गए। अगला शेर देखें, ये बड़ा खूबसूरत शेर है कि दिल हुआ कश्मकशे चाराए ज़हमत में तमाम, दिल हुआ कश्मकशे चाराए ज़हमत में तमाम, मिट गया घिसने में इस उक़्दे कवा हो जाना। तो दोनों लाइनें अगेन दे हैव मीनिंग्स ऑफ देयर ओन। तो पहली लाइन को देखते हैं, ये एक ऐसी सिचुएशन है वेयर द क्योर ऑफ ए ट्रबल और ए डिजीज़ इज़ वर्स दैन द डिजीज़ इटसेल्फ। कश्मकश चाराए ज़हमत, चाराए ज़हमत होता है सम काइंड ऑफ ए ट्रबल, चारा मीन्स क्योर, और कश्मकश इज़ स्ट्रगल, किसी तरह की खींचातानी, या तो आशिक का जो दिल है ऑब्वियसली इट्स फेसिंग ट्रबल्स, या उसके उनको ज़हमत है किसी चीज़ की। उस मुसीबत का चारा करने में जो इमोशनल टर्मोइल हुआ, जो इमोशनल खींचातानी हुई, उसमें हुआ ये कि दिल ही तमाम हो गया, दिल ही ख़त्म हो गया, राइट। तो जिस चीज़ से उनका चारा होना था, उस चीज़ ने और उस चीज़ की कश्मकश ने दिल को ख़त्म कर दिया। ऐसा होता है अक्सर, राइट, कि आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके अंदर इतनी स्ट्रगल करनी पड़ती है कि ब्रॉडर डैमेज इज़ कॉज्ड, या सो क्योर इज़ वर्स दैन द डिजीज़ इन सम केसेस। तो दिल ख़त्म हो गया है किस में, कश्मकश चाराए ज़हमत में। और दूसरी लाइन में कहते हैं, मिट गया घिसने में इस उक़्दे का वाह हो जाना। उक़्दा इज़ सम काइंड ऑफ ए नॉट। इस केस में आप इमेजिन करें कि आपके दिल में गांठ बंधी हुई है, बेसिकली बहुत गम सह रहा है आपका दिल, बहुत दुख मुसीबतें सह रहा है आपका दिल, और वो कहते हैं कि इस कश्मकश
कश्मकश चारा ज़हमत में जो घिसाई हुई, लाइक इस केस के अंदर द रबिंग, राइट, जो खींचातानी हुई, उसमें एक और चीज़ ख़त्म होगी। दिल तो ख़त्म हो गया, एक और चीज़ ख़त्म होगी, द पॉसिबिलिटी ऑफ दिस नॉट टू बी ओपन ऑल्सो वैनिश्ड और वॉज ऑल्सो डिस्ट्रॉयड। मिट गया घिसने में इस उकदे का वाह हो जाना। तो ना सिर्फ दिल ख़त्म हो गया, इस दिल की जो मुसीबत थी उसको उसके नॉट, उसकी गांठ, दिल की गांठ खुलने की सब पॉसिबिलिटीज़ भी इसके साथ ख़त्म हो गई। तो उनको दिल के ख़त्म होने का इतना दुख नहीं है जितना इस बात का दुख है कि अब मेरी मुसीबत का कभी हल ही नहीं होगा, मुझे कभी प्यार मोहब्बत मिलेगी ही नहीं है। तो ये जो मेरे प्यार मोहब्बत का जो उकदा था, मेरे दिल के दुख मुसीबतों का जो उकदा था, उसके खुलने की सब पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे ख़त्म हो गई हैं। दिल हुआ कश्मकश चारा ज़हमत में तमाम, मिट गया घिसने में, घिसना मतलब रबिंग, या मिट गया घिसने में इस उकदे का वाह हो जाना। किसी चीज़ का वाह हो जाने का मतलब है खुलना। तो ये जो नॉट था, इसके खुलने की सब पॉसिबिलिटीज़ भी अब ख़त्म हो गई। एंड दैट्स ए रियली बैड सिचुएशन। अच्छा, अगला शेर देखें कि अब जफ़ा से भी हैं हम महरूम, हाय अब जफ़ा से भी हैं महरूम हम अल्लाह अल्लाह, अब जफ़ा से भी हैं महरूम हम अल्लाह अल्लाह, इस कदर दुश्मन अरबाब वफ़ा हो जाना। दुश्मन अरबाब वफ़ा का लिटरल मीनिंग है एनिमी ऑफ पोजेसर्स ऑफ फेथफुलनेस। इफ़ेक्टिवली के जो महबूब है वो वफ़ा का, फेथफुलनेस का दुश्मन बन गया है। या तो कहते हैं वो इस कदर अब वफ़ा का दुश्मन बन गया है, या वफ़ा वाले लोग, वफ़ादार जो लोग हैं उनका दुश्मन बन गया है। हम जैसे आशिक, जो वफ़ादार आशिक है, इस कदर महबूब उनका दुश्मन बन गया है कि अब जफ़ा से भी हैं महरूम हम अल्लाह अल्लाह, कि अब हम उसकी जफ़ा, उसकी टिरनी, उसके ऑप्रेशन से भी महरूम हैं, और अल्लाह अल्लाह भगवान के सामने ये अपनी वो एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी पेन को। तो सिचुएशन ये है कि अब महबूब जो है वो इस कदर दुश्मन बन गया है आशिकों का कि वो उनके ऊपर जफ़ा भी नहीं करता, वो उनके ऊपर ऑपरेशन भी नहीं करता। तो इस तरह की जो इनडिफरेंस की सिचुएशन है, जहाँ पे ना तो आपको प्यार मिल रहा है, प्यार तो वैसे भी कभी नहीं मिलता, ना ही आपको उसकी जफ़ा, ना ही आपको उसका ऑपरेशन, पेन एंड सफरिंग, महबूब आपको कुछ भी नहीं दे रहा। और ये सिचुएशन जो है, दैट इज़ द वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट सिचुएशंस। वो कह रहे हैं कि हम अब उसकी जफ़ा से भी महरूम हो गए हैं, वी हैव बीन डिप्राइव्ड इवन ऑफ हर ऑपरेशन, एंड इस कदर वो दुश्मन अरबाब वफ़ा हो गया है। अब जफ़ा से भी हैं महरूम हम अल्लाह अल्लाह, इस कदर दुश्मन अरबाब वफ़ा हो जाना। अच्छा, तो अगला शेर देखिए, ज़ौफ़ से गिरिया मुबद्दल बदमे सर्द हुआ, ज़ौफ़ से गिरिया मुबद्दल बदमे सर्द हुआ, बावर आया हमें पानी का हवा हो जाना। तो सेकंड लाइन से शुरू करते हैं। बावर आना मीन्स टू बिलीव इन समथिंग, टू फाइंड समथिंग क्रेडिबल। तो कहते हैं कि हम पहले इस बात पे विश्वास नहीं करते थे कि पानी जो है वो हवा में भी तब्दील हो सकता है। सो दिस एक्सचेंज ऑफ एलिमेंट्स, वी नेवर बिलीव्ड इन इट। लेकिन अब हम विश्वास आ गया उसके अंदर। क्यों विश्वास आ गया? क्योंकि हमने अपनी कंडीशन में क्या देखा, ज़ौफ़ से गिरिया मुबद्दल बदमे सर्द हुआ। ज़ौफ़ मीन्स वीकनेस, गिरिया मीन्स वीपिंग और टीयर्स, मुबद्दल means to exchange something. Badame sard means in this case cold breaths और cold sighs. तो हुआ ये है कि वो पहले बड़ी शिद्दत से रोया करते थे, शायद खून के आंसू बहा बहा के रोया करते थे, लेकिन अब इतने वीक हो गए हैं, इतनी कमज़ोरी की सिचुएशन आ गई है जिसको उन्होंने ज़ौफ़ कहा है। उसमें क्या हुआ है कि उनके आंसू नहीं रहे अब, राइट। अब जब वो रोने की कोशिश करते हैं तो ठंडी आहें निकलती हैं, ठंडी सांसें निकलती हैं। तो ठंडी और गर्म आहों का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि गर्म आहें जो हैं उनके अंदर शिद्दत है, उनके अंदर इंटेंसिटी है, उसके अंदर इमोशनल इंटेंसिटी है। और इट्स ऑल्सो ए साइन ऑफ स्ट्रेंथ कि आपके अंदर इतनी इंटेंसिटी, इतनी ताकत है कि आप शिद्दत से रो सकते हैं, आप शिद्दत से अपनी आहें भर सकते हैं, और वो आहें गर्म निकलती हैं। लेकिन इस केस के अंदर अब वो इतने कमज़ोर हो चुके हैं, उनके दिल के अंदर रोने की हिम्मत नहीं रही, ताकत नहीं रही, दिल, शरीर के अंदर खून नहीं रहा। जब वो खून के आंसू रोते थे, अब वो सिचुएशन भी नहीं रही। इफ़ेक्टिवली जब वो रोने की कोशिश करते हैं तो कह रहे हैं कि हमारे जो टीयर्स हैं, हमारे जो आंसू हैं, वो
अब किस चीज़ में तब्दील हो गए हैं? ठंडी आहों में। या तो अब हमारी आहों में भी असर नहीं रहा, वो भी ठंडी पड़ गई है। जब हमने ये बात ऑब्ज़र्व की तब हमको विश्वास हुआ, राइट, कि तब हमें बावर आया पानी का हवा हो जाना, राइट, कि एलिमेंट्स जो हैं वो वो अपनी फॉर्म कैसे एक्सचेंज करते हैं। जो पानी है वो हवा कैसे होता है, ये तब हमें समझ आया। पानी इस केस में उनके आंसू हैं, हवा उनकी ठंडी आहें हैं। तो उन्होंने ये इमेजरी यूज़ की है अपने ज़ौफ़ की सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए कि अब वो जब आंसू बहाने की कोशिश करते हैं तो ठंडी आहें निकलती हैं, बेअसर आहें निकलती हैं। ज़ौफ़ से गिरिया मुबद्दल बदमे सर्द हुआ, बावर आया हमें पानी का हवा हो जाना। कि अब हमें विश्वास आ गया कि एलिमेंट्स कैन चेंज फॉर्म्स। अच्छा, अगला शेर देखें कि दिल से मिटना तेरी अंगुश्ते हिनाई का ख्याल। दिल से मिटना तेरी अंगुश्ते हिनाई का ख्याल, हो गया गोश्त से नाखून का जुदा हो जाना। अंगुश्ते हिनाई का मतलब है फिंगर्स दैट हैव हिना ऑन देम, या जो मेहंदी लगाई गई हो जिन उंगलियों पे, उनको अंगुश्ते हिनाई कहेंगे, या मेहंदी लगे हुए हाथ को भी कह सकते हैं, बट अंगुश्त का मतलब है फिंगर्स। तो कहते हैं कि दिल से तेरी अंगुश्ते हिनाई का ख्याल मिटना ऐसा था जैसे नाखून का गोश्त से, मांस से जुदा हो जाना। क्या है? दिल से मिटना तेरी अंगुश्ते हिनाई का ख्याल, हो गया गोश्त से नाखून का जुदा हो जाना। इसकी 2-3 पॉसिबिलिटीज़ इम्प्लीकेशन है। एक तो ये हो सकती है कि वो कहते हैं कि नाखून जो है वो गोश्त से कभी जुदा नहीं होता, तो इसलिए हमारे दिल से तेरी अंगुश्ते हिनाई का ख्याल कभी जा नहीं सकता। दूसरा ये है कि शायद वो ख्याल चला गया, लेकिन जैसे अगर नाखून को आपको गोश्त से सेपरेट करना होगा तो आपको नाखून को उखाड़ना पड़ेगा, बहुत ही पेनफुल प्रोसेस होगा। तो हमारे दिल से तेरा ख्याल तो चला गया, लेकिन दैट प्रोसेस वाज एज पेनफुल एज पुलिंग नेल्स। या तो वो बहुत ही पेनफुल प्रोसेस था। तो गोश्त से नाखून जुदा तो हुआ, हमारे दिल से तेरी अंगुश्ते हिनाई का ख्याल भी गया, लेकिन बहुत ही दर्दनाक प्रोसेस था। तीसरा इसकी इम्प्लीकेशन ये भी हो सकती है कि जैसे नाखून वापस ग्रो कर जाते हैं, तो फॉर द मोमेंट हमारे दिल से तेरा ख्याल चला गया है, लेकिन जैसे नाखून वापस आ जाते हैं वैसे आस्ता आस्ता तेरा ख्याल भी वापस आ जाएगा। हम फिर से तेरे से प्यार करने लग जाएंगे। हम मजबूर आशिक हैं, तेरी ख्याल से ज़्यादा दूर नहीं रह सकते। बहुत ही खूबसूरत इमेजरी है। कहते हैं दिल से मिटना तेरी अंगुश्ते हिनाई का ख्याल, हो गया गोश्त से नाखून का जुदा हो जाना। कि तेरी अंगुश्ते हिनाई को भुला देना, उसके ख्याल को ना रखना, बहुत ही पेनफुल प्रोसेस है। इफ़ेक्टिवली ये वो कहना चाहते हैं, और ऐसा करना हमारे लिए शायद पॉसिबल नहीं है, आशिकों के लिए पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अगला ये देखें कि है मुझे अब्रे बहारी का बरस कर खुलना। है मुझे अब्रे बहारी का बरस कर खुलना, रोते रोते गमे फुरकत में फ़ना हो जाना। अब्रे बहारी मीन्स ए रेन क्लाउड इन द स्प्रिंग टाइम, और उसका बरस कर खुलना बेसिकली कोई अब्र जो है खुल के बरस गया, मीन्स इट रेन्ड, और साथ ही साथ वो खुल गया। वो खुल गया, और उसके खुलने से क्या हुआ, इट ओपनड अप एंड इट क्रिएटेड रेन, इज़ व्हाट हैपेंड। इस सिचुएशन को उन्होंने क्या कहा कि मेरे लिए वो सिचुएशन क्या है, रोते रोते गमे फुरकत में फ़ना हो जाना। गमे फुरकत मीन्स ग्रीफ ऑफ सेपरेशन, फ़ना हो जाना मीन्स टू बिकम ओब्लिटरेटेड। तो जैसा हमने दूसरे शेरों में भी देखा है, जब बाहर का मौसम आता है तो ये आशिकों के लिए दुख दर्द का टाइम होता है, खुशी का टाइम नहीं होता। और वो गालिब साहब बैठे हैं, रो रहे हैं वो, या और रोते रोते वो फ़ना होने के कगार तक पहुंच गए हैं, राइट। ही इज़ अबाउट टू डाई, ही इज़ अबाउट टू बिकम ओब्लिटरेटेड। और इस मौसम में जब कोई अब्र आता है, कोई बादल आता है, और वो टूट के बरसात करता है, तो गालिब साहब को लगता है कि ये बादल जो है ये भी गमे फुरकत में फ़ना हो रहा है, राइट, बिकॉज इट रेन्ड एंड देन इट डिसअपियर्स बिकॉज इट हैज़ शेड ऑल द वाटर इन इट, द क्लाउड बिकम्स ओब्लिटरेटेड। एंड इस केस के अंदर वो इस तरह की पेन और सफरिंग से गुजर रहे हैं कि उनके आगे पीछे जो भी हो रहा है, इट्स जस्ट ही जस्ट रिलेट्स दैट टू हिज ओन मिजरेबल कंडीशन। तो इस यूनिवर्स के अंदर एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू हिज ओन कंडीशन। तो बारिश हो रही है तो उनको लग रहा है कि ये अब्र जो है ये भी मेरी तरह रो रो के बर्बाद होने वाला
है मुझे अब्रे बहारी का बरस कर खुलना, रोते रोते गमे फुरकत में फना हो जाना। या अच्छा, अगला शेर देखें कि घर नहीं निखते गुल को तेरे कूचे की हवस, घर नहीं निखते गुल को तेरे कूचे की हवस, क्यों है गर्दे रहे जोलाए सबा हो जाना। बड़ा खूबसूरत शेर है ये भी। तो इसके अंदर एक सेकंड लाइन में उन्होंने रेटोरिकल क्वेश्चन पूछा है। तो कहते हैं निखते गुल का मतलब है सेंट ऑफ ए रोज़, एक गुलाब से निकलने वाली खुशबू। कूचा मीन्स गली, इस केस में महबूब की गली। हवस मीन्स डिज़ायर। गर्दे रहे जोला सबा का मतलब है डस्ट इन द पाथ ऑफ द ब्रीज। या तो जिस शहर में महबूब रहता है, जिस शहर में उसका कूचा है, वहाँ पे हवा घूम रही है, हवा चल रही है, और उस हवा में गर्द भी उठ रही है, डस्ट भी उड़ रही है। तो हुआ क्या है कि जो निखते गुल है, जो रोज़ की जो सेंट है, वो भी उस हवा में घुल मिल गई है, वो भी गर्द की तरह इधर उधर उड़ रही है। और गालिब साहब क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अगर तेरी तमन्ना महबूब की गली तक पहुंचने की नहीं है, अगर तेरी हवस उस निखते गुल से, ये कुछ सवाल किया जा रहा है कि अगर तेरी तमन्ना उस महबूब के कूचे तक पहुंचने की नहीं है, तो फिर ये तू क्यों गर्द बनकर हवा में इधर उधर उड़ रही है। घर नहीं निखते गुल को तेरे कूचे की हवस। तो कि अगर इस निखते गुल को महबूब या तेरे कूचे की हवस नहीं है, तो क्यों है गर्दे रहे जोलाए सबा हो जाना। तो फिर ये क्यों गर्द बनकर इस झूमती हुई इस हवा में उड़ रही है, जैसे गर्द उड़ती है वैसे क्यों गली गली में उड़ रही है ये। तो the rose scent has become dust of the road of movement of breeze, and it's perhaps hoping to find or end up in the beloved's street. अब गालिब साहब ने ये क्वेश्चन क्यों पूछा है, इसके दो इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं। एक तो ये कि वो ये बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा महबूब जो है वो इतना खूबसूरत है, उसके अंदर इतनी क्वालिटीज़ हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स सच एज द सेंट ऑफ ए रोज़ हैज़ ऑल्सो फॉलन इन लव विद द बिलवेड, कि इस निखते गुल को भी महबूब से प्यार हो गया है, हमारा महबूब जो है इतना अच्छा है। दूसरा ये क्योंकि उन्होंने सवाल पूछा है कि तू क्यों कर रही है ऐसा, या तो उसका मतलब ये भी हो सकता है कि शायद वो जेलस है। तो कोई रेगुलर फिज़िकल ऑब्जेक्ट भी अगर महबूब के पास जाता है तो उनको उससे भी जेलसी है। उनके अलावा, इसके सच्चे आशिक के अलावा कोई भी चीज़ महबूब के पास आए तो मैं आशिक को जेलसी होती है उससे। तो मे बी इन दिस केस ही इज़ जेलस ऑफ द सेंट ऑफ द रोज़ दैट इज़ ट्राइंग टू रीच द स्ट्रीट ऑफ द बिलवेड। तो so that's why he's asking the question, why else would it be, if it were not for the love of the beloved street, that you are moving as dust in this breeze. गर नहीं निखते गुल को तेरे कूचे की हवस, क्यों है गर्दे राह जोलाए सबा हो जाना। क्या खूबसूरत शेर है। अच्छा, तो अगला शेर देखें कि बख्शे है जलवाए गुल ज़ौक़े तमाशा गालिब, बख्शे है जलवाए गुल ज़ौक़े तमाशा गालिब, चश्म को चाहिए हर रंग में वाह हो जाना। आई थिंक इसकी पहली लाइन थोड़ी सिंपल है, दूसरी लाइन जो है काफ़ी मिस्टीरियस है। तो किसी चीज़ को बख्शना मीन्स किसी चीज़ टू बिस्टो समथिंग अपॉन समबडी, किसी को रिस्पेक्टफुली कोई चीज़ देना। जलवाए गुल इज़ लाइक ग्लोरी और अपीयरेंस ऑफ द रोज़। ज़ौक़े तमाशा इज़ लाइक रेलिश और टेस्ट फॉर स्पेक्टिकल। तो पहली लाइन में वो कहते हैं कि the glory of the rose bestows a relish of spectacle ओ गालिब, बख्शे है जलवाए गुल ज़ौक़े तमाशा, कि यहाँ पे जो जलवाए गुल है, जिस गुल का जो जलवा है, वो इस दुनिया को और तुझे ज़ौक़े तमाशा दे रहा है। या तो बाहर का मौसम है, गुल खिले हुए हैं, बहुत खूबसूरत साइट है बेसिकली। अगर आप देखें तो आपकी आंखें जो हैं उनको मज़ा आ जाएगा, या ज़ौक़ आ जाएगा उनके अंदर, वो सिचुएशन डिस्क्राइब की गई है। लेकिन दूसरी लाइन में कहते हैं चश्म को चाहिए हर रंग में वाह हो जाना। या चश्म मीन्स आइज़, और वाह हो जाना का मतलब है टू बी ओपनड। तो कहते हैं कि हर रंग में, हर कंडीशन में आँखों को चाहिए कि वो खुल जाएं, वो खुली रहें। या तो अब इसका क्या मतलब है? आई थिंक इसके दो तीन मतलब हो सकते हैं। एक तो ये है कि वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो कितना खूबसूरत नज़ारा है, फूल खिले हुए हैं, बाहर आई हुई है,
तो इस केस ये टाइम आँखों को बंद रखने का नहीं है, चाहे कोई भी इस केस में अपनी आँखों को खुले रखो। या बट दिस डजंट कम्प्लीटली एक्सप्लेन इट। वो कह रहे हैं हर रंग में वाह हो जाना। तो अगर आप इस लाइन को इंडिपेंडेंटली एनालाइज करें तो इसका मतलब ये हो सकता है कि वो कहते हैं कि ह्यूमन बींग्स शुड कीप देयर आइज़ ओपन नो मैटर व्हाट कम्स देयर वे। इस दुनिया में आपको दुख मुसीबतें आ रही हों, बहार हो या खिज़ां हो, राइट, इट्स योर ड्यूटी टू कीप योर आइज़ ओपन, इट इज़ योर ड्यूटी टू फेस द रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड। आंखें बंद मत करो, या स्टे ओपन। और because it's your duty, right? It's your destiny to behold whatever is happening in front of you. And it almost becomes like a gallant act, या कि आप हिम्मत रखो, आंखें खुली रखो। और एक मतलब ये, जैसा मैंने पहले कहा कि इतना खूबसूरत नज़ारा यहाँ पे हो रहा है, आंखें खुली रखो और इसको इंजॉय करो, लाइक इस सीनरी को इंजॉय करो। ये इसके मतलब हो सकते हैं दो। तो बख्शे है जलवा गुल ज़ौक़े तमाशा गालिब, चश्म को चाहिए हर रंग में वाह हो जाना। या तो इसके दो मीनिंग मैंने इसलिए एनालाइज़ किए क्योंकि सेकंड लाइन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल लग रही थी, और और अक्सर जो है गालिब साहब के शेरों में ऐसा होता नहीं है। एनीवेज, तो अगला लास्ट शेर देखें कि ताकि तुझ पर खुले एजाज़ हवाए सैकल, ताकि तुझ पर कुछ खुले एजाज़ हवाए सैकल, देख बरसात में सब्ज़ आईने का हो जाना। ये देखिए, ये छोटा सा शेर है लेकिन इसके अंदर बहुत सारे रंग छुपे हुए हैं। तो इसके मतलब, लफ्ज़ों के मतलब पहले देख लेते हैं। एजाज़ का मतलब होता है सम काइंड ऑफ मिरेकल, सरप्राइज, अमेजमेंट। और हवा जो है उसके दो मतलब हो सकते हैं यहाँ पे। मैंने जब इसको पहले पढ़ा तो मुझे लगा कि हवा इज़ लाइक एयर, राइट, लेकिन हवा जो है उसको हवस के लिए भी यूज़ किया जाता है। हवस मीन्स डिज़ायर, एंड अपेरेंटली सम एक्सपर्ट्स से दैट द हवा का मतलब एज ए डिज़ायर एज हवस इज़ द मोर रेलिवेंट मीनिंग है। और साइकिल जो है, इट्स थिंक ऑफ इट एज लाइक ए पॉलिशर, जो किसी चीज़ को चमकाता है या किसी मिरर को चमकाता है। इसके अंदर आईने को चमकाने की बात हो रही है। तो जैसे पिछली गज़ल में हमने पढ़ा था कि चमन जंगार है आईना है बादे बहारी का, तो इस केस के अंदर भी एक आईने के ऊपर जो सब्ज़ा जम गया है उसकी बात हो रही है। तो कहते हैं कि सो दैट द मिरेकल ऑफ द डिज़ायर ऑफ पॉलिशिंग वुड बी रिवील्ड टू यू। ये पहली लाइन है, ताकि तुझ पर खुले एजाज़ हवाए सैकल, या सो दैट द मिरेकल ऑफ द डिज़ायर ऑफ पॉलिशिंग बी रिवील्ड टू यू, देख बरसात में सब्ज़ आईने का हो जाना। या लुक एट हाउ ड्यूरिंग द रेनिंग सीजन द मिरर हैज़ बिकम ग्रीन। तो फिज़िकल फॉर्म में ये हुआ है कि एक मेटेलिक आईना है, वो सब्ज़ हो गया है। सब्ज़ कैसे होता है? जब हवा में मॉइस्चर होता है बाहर में या रेनी सीज़न के अंदर, तो उसके ऊपर जंग लग जाता है। उसको ग्रीन कलर का आप जंगार कह सकते हैं, वेडिग्रेस कह सकते हैं, और वो उसके ऊपर इफेक्टिवली हरे रंग का जंगार लग गया है। उसको उन्होंने सेकंड लाइन में कहा है, बरसात में सब्ज़ आईने का हो जाना। तो आईना जो है वो सब्ज़ हो गया है। वो कहते हैं कि इसको देख तू, राइट, और इसको देख के तेरे ऊपर ये एजाज़ हवाए साइकिल खुलेगा। या ये जो मिरेकल ऑफ द डिज़ायर फॉर पॉलिशिंग विल बी रिवील्ड टू यू। अब वो क्या मिरेकल है, राइट, वो डिज़ायर ऑफ पॉलिशिंग का मतलब क्या है? उसके दो तीन मतलब हो सकते हैं। एक ये है कि मेटाफर ये यूज़ किया गया है कि जो आशिक है वो आईना है, और उसके अंदर ये हवस है, उसके अंदर ये डिज़ायर है कि वो चमके, राइट। अब उसको चमकाएगा कौन? उसका महबूब चमकाएगा। और इसके अंदर चमकाने की का मतलब ये है कि मिलाप हो जाएगा, टू अटेन यूनियन, राइट। महबूब आके जब उससे मिलेगा तो वो चमक उठेगा, राइट, उसकी ज़िंदगी जो है वो चमक उठेगी। लेकिन अब वो कैसे बताए कि मेरे को चमकना चाहिए? तो है तो वो आईना, तो कैसे दिखाएगा कि जब बारिश का मौसम आएगा उसकी चमकने की डिज़ायर इतनी स्ट्रांग होगी कि वो स्पॉन्टेनियसली उसके ऊपर जंगार लगना शुरू हो जाएगा, या उसके ऊपर सब्ज़ा उगना शुरू हो जाएगा। जब वो सब्ज़ा उगना शुरू हो जाएगा आईने के ऊपर, तभी उसको पॉलिशिंग के लिए ले जाया जाता है। तो महबूब के पास उसको पॉलिशिंग के लिए ले जाया जाएगा।
महबूब उसको पॉलिश करेगा, उसको चमकाएगा, इफेक्टिवली दे विल मीट इन लव। ये इसका मतलब है। आशिक जो है उसको आईना बताया गया है। आईना जो है वो महबूब भी हो सकता है महबूब जो है उसके दिल के अंदर भी इश्क की या विसाल की चाह हो, तो वो भी कैसे कम्युनिकेट करेगा। वो अगर आप उसको आईने से कंपेयर करें तो वो किसी तरह की इम्प्योरिटी यूज़ करेगा, तो आईने के ऊपर फिर से वो जंगार आ जाएगा, सब्ज़ा उग जाएगा, एंड देन द लवर विल रियलाइज़ कि हाँ पॉलिश करने का टाइम आ गया है, एंड देन इट विल पॉलिश इट एंड मेक इट शाइन। या तो फिर से उनका यूनियन हो जाएगा। शायद ये मेटाफर यूज़ किया जा रहा है। जो ह्यूमन बीइंग्स का जो दिल होता है वो भी एक आईना हो सकता है इस केस के अंदर। तो उसके अंदर भी ये डिज़ायर रहती है कि खुदा डेफिनेटली आके उसको चमकाए, उसको प्योर बनाए। या तो उसके अंदर अब वो कैसे कम्युनिकेट करेगा इस शेर के कॉन्टेक्स्ट में खुदाई से, तो वो अपने अंदर इम्प्योरिटीज़ एक्यूमुलेट कर लेगा। तो क्योंकि जंगार या सब्ज़ा जो है इट्स अ साइन ऑफ समथिंग क्रूड, समथिंग इम्प्योर। और वैसे भी ह्यूमन हार्ट के अंदर बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ जो हैं, इम्प्योर थाट्स, इम्प्योर एक्शंस, वो एक्यूमुलेट होते रहते हैं। जब वो इम्प्योरिटीज़ इकट्ठी हो जाएंगी, दैट विल परहैप्स बी अ साइन फॉर गॉड टू कम इन एंड क्लीन इट अप, टू पॉलिश द मिरर ऑफ द हार्ट। तो ये खुदा की अटेंशन का एक मेरे खुदा की अटेंशन सीकिंग का भी एक मिरेकल हो सकता है, जिसके बारे में यहाँ बात की जा रही है। और ये तो थी अगर आप हवा को हवस की फॉर्म में इस्तेमाल करें। अगर आप हवा को सिर्फ हवा एज एन एयर इंटरप्रेट करें तो शायद इसका मतलब ये हो सकता है पॉलिशिंग का मतलब चमकाना नहीं है, पॉलिशिंग का मतलब खूबसूरत बनाना भी हो सकता है, राइट। तो दुनिया वीरान पड़ी है, खिज़ा छाई हुई है, यहाँ पे कोई हरियाली नहीं है, इट्स ब्राउन कलर्ड, इट्स कलरलेस। या एंड फिर बहार आती है और इस दुनिया को चमकाती है। इसके ऊपर सब्ज़ा उग जाता है, फूल पत्तियाँ आ जाती हैं, गुलाब उग जाते हैं, एंड इफेक्टिवली पॉलिशिंग, द मिरेकल ऑफ पॉलिशिंग इज़ this earth's desire to get rid of its state of being desolate, the state of being um, like effectively ugly, you know। और बहार जब आती है फिर वो इसको चमकाती है, इसके ऊपर सब्ज़ा उगाती है, हरी भरी दुनिया हो जाती है, इट लुक्स ब्यूटीफुल। तो पॉलिशिंग कुड बी जस्ट मेकिंग दिस अर्थ लुक ब्यूटीफुल, एंड द स्प्रिंग ब्रीज डज दैट जॉब। तो ये इसके एस्पेक्ट्स हैं। जैसा मैंने कहा कि ये एक छोटा सा शेर है, लेकिन देखिए इसके अंदर कितने रंग हैं। ऐसा हो सकता है कि और भी बहुत सारे रंग हों जो मुझे समझ में ना आए हों। तो फिर से पढ़ देते हैं शेर को कि ताकि तुझ पर खुले एजाज हवाए सैकल, देख बरसात में सब्ज आईने का हो जाना। आई होप इट मेड सेंस। थैंक यू।